आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन में। हम बंगाल की धरती पर मौजूद है और यही वो मंच था जहां आज सारा दिन बड़े राजनीतिज्ञ आते रहे। बंगाल को किस तरीके से नई दिशा में ले जाना है, किस तरीके से वोटरों को लुभाना है, राजनीति में रणनीति कौन सी रखनी है, ये सारी बातें आज शिखर सम्मेलन में सुबह से लेकर अब से कुछ देर पहले तक होती रही। तब तक जब तक गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे। अमित शाह जब यहां आए मंच पर तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कुछ नया अब वो करने की सोच रहे हैं, कौन सा वो मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं, बताया। जय हिंद, जय बांग्ला। बंगाल का चुनावी रण इस बार महापुरुषों, प्रतीकों और नारों के इर्द गिर्द हो रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, 80 दिन के ऊपर हो गए हैं। उसका असर अब पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगा, क्योंकि उन नेताओं ने कहा है कि हम बंगाल में आकर भी किसानों से सब संवाद स्थापित करेंगे। आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, नुकसानदायक हो सकता है? देखिए भाई, लगभग 130 साल से किसान खेत में जो उगाता है, उसकी उपज है, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। 130 साल के बाद नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये प्रयास कर रही है। और ये जो व्यवस्था हमने नए कानूनों से दी है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश की संसद में इसको समझाने का प्रयास किया था, देश के किसानों को एड्रेस कर कि भाई ये पूरी व्यवस्था जो है, इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है। हम पुराना ऑप्शन बंद नहीं कर रहे हैं, नया ऑप्शन दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन तय करना वो किसान पर निर्भर है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर बातचीत ऐसे नहीं हो सकती कि फर्स्ट यू रिपील द लॉ देन आफ्टर टॉक, ऐसे बात नहीं हो सकती। कानून में जो प्रावधान किसान विरोधी आपको लगते हैं, इस पर चर्चा करिए। अगर साच अर्थ में किसान विरोधी प्रावधान है तो उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है। परंतु आप रोड पर बैठकर इस प्रकार का चर्चा ही करना नहीं चाहते हो, तो मैं नहीं मानता कि ये फेयर होगा, ये ठीक होगा। और देश का किसान भी ये समझता है। पश्चिम बंगाल में नुकसान तो नहीं होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, चुनाव है यहाँ पे, उनको तो अधिकार है यहां आकर अपनी बात करने का, करना चाहिए। मगर पश्चिम बंगाल के किसान का एक अलग प्रॉब्लम है, जो किसान नेता उसका जवाब देना ही नहीं चाहते। मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के किसान को मिलता ही नहीं है, क्योंकि ममता दीदी इसका लिस्ट ही नहीं देती है। तो देश भर के किसान को साल का 6,000 रुपया मिलता है, पश्चिम बंगाल के किसान को नहीं मिलता है। मगर मैं आज पश्चिम बंगाल के सारे किसानों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। मोदी जी ने वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने के बाद पुराना और नया दोनों पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा हम जमा कराएंगे। पुराना भी देंगे? पुराना भी देंगे। ये आप हेडलाइन दे रहे हैं। हालांकि टीएमसी के नेता यहां बैठे थे आज दिन में, उनका यह कहना था कि हमारी जो अपनी स्कीम है किसानों के लिए, वो ज्यादा बेहतर है। आप लोग केवल 2 हेक्टेयर तक को देते हैं। वो बंद नहीं कर रहे हैं ना हम, इसके अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है। चलो बेहतर हो तो आपको मुबारक, मगर और 6,000 रुपया मिल रहा है, काहे को रोक रहे हो? मैं तो ये बंद करने की तो कोई बात ही नहीं है। हर राज्य की अपनी अपनी स्कीम है। मोदी जी किसान सम्मान निधि एडिशनल भेज रहे हैं, आप क्यों बंद कर रहे हो भाई? एमएसपी पर कानून नहीं लाया जा सकता क्या? जो मांग है किसान नेताओं की, बहुत दिक्कत है उसमें। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी चालू रहेगी। एमएसपी को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है, इसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो 3 कानून आए हैं, इसमें एमएसपी का कभी कहीं जिक्र भी नहीं है। और आज ममता दीदी कह रही कि एमएसपी का कानून लेकर आओ, कांग्रेस कह रही, तो भाई आप शासन में थे, क्यों नहीं लाए? अच्छा चलो, उस वक्त तो भूल गए होंगे, अब किसानों ने याद दिला दिया। अपने राज्य में कर दो ना, राज्य सरकारें कर दें, हम कहां ना बोलते हैं।
क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या अरे भाई वो इसमें क्या मुझे क्यों राजनीति पूछ है? रहे हो, उनको पूछो। आपको क्या लगता है? मैं ऐसा जानना चाहता है, हम तो कह रहे हैं कि हम जब बंदी करना नहीं चाहते, कानून की क्या जरूरत है, हम चालू ही रखेंगे इसको। हमने वादा किया है, पार्लियामेंट पे के फ्लोर पर कृषि मंत्री जी ने कहा है। तो किसान नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? एक ही बात बार बार कहते हैं। 80 दिनों में मैं कम से कम 5-7 बार इंटरव्यू कर चुका हूं तमाम नेताओं के। एक ही बात कि एमएसपी पर कानून और तीनों बिल वापस। चलिए, तीनों बिल पर आपने अपना सबसे बड़ा स्टेप ले लिया कि हम इसको 1.5-2 साल तक पोस्टपोन करने को तैयार हैं, आप आके बातचीत करिए। पर वो एमएसपी पर कानून आज भी कहते हैं, चाहे वो टिकैत साहब हो, चाहे वो कानूनी हो। कानून क्यों? देश का प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो कह रहे हैं, और इतने सालों से कानून कहां था? अब तक क्यों आंदोलन नहीं किया? चलिए बताइए मुझे, अभी क्यों किया? कारण भी तो होना चाहिए। हमने तो एमएसपी पर परचेज 1.5 गुना 2 गुना कर दी है यूपीए से, मगर यूपीए में आप आंदोलन नहीं करते थे, क्यों भला? राजनीति हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। पूछ रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं एक विनम्रता से। अमित शाह इस मंच पर 24 परगना से आ रहे थे। आज परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने का ये 5वां उनका दौरा था और 24 परगना जब वो पहुंचे तो उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की, एक शरणार्थी के घर पर खाना खाया, उन्होंने वहां पर एक बार फिर से सोनार बांग्ला का नारा जो है वो बुलंद किया। लेकिन 24 परगना आज पॉलिटिकल हलचल का हब था, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी भी आज उसी 24 परगना में मौजूद थी और वो भी अपनी जीत का नारा बुलंद करती हुई नजर आ रही थी। जय हिंद, जय बांग्ला। बंगाल का चुनावी रण इस बार महापुरुषों, प्रतीकों और नारों के इर्द गिर्द हो रहा है। और बीजेपी की हर नेता के मुंह पर जय श्री राम का नारा है, लेकिन जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ जाती हैं और टीएमसी के नारे को बीजेपी बांग्लादेशी बता रही है। इसी सियासी जोर आजमाइश के बीच आज एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के नेता आमने सामने थे और सवाल फिर वही उठा कि जय श्री राम के नारे से दीदी को दिक्कत क्या है। पहले तो जय श्री राम, क्योंकि यहां पता चलता है पश्चिम बंगाल में विकास जी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे। और मैं अपनी बात कहूंगा, तथ्यों से कहूंगा, मैं तैयारी से आता हूं तभी बात कह रहा हूं। यहां पश्चिम बंगाल के नागरिक ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था तो ममता बनर्जी कार से उतर गई थी, मैंने वीडियो देखा है, और उसके बाद कहा चमड़ी उधेड़ देंगे। देखिए, हमें जय श्री राम में कोई ऐतराज नहीं है। आप दूसरे को पूछिए, हमें कोई जय श्री राम से ऐतराज नहीं है, तो ये आप दूसरे को पूछिए। मैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत में यहाँ आए हैं, तो आप जय श्री राम में मेरा कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जय श्री राम को एक चुनावी मुद्दा बनाना मैं कहूंगा कि ठीक नहीं, क्योंकि राम की निगाहों में इंसान इंसान होते हैं। हे राम कह के महात्मा गांधी खुद अपने जीवन त्याग किया था। मैं कह रही हूँ आपको नारे से ऐतराज है क्या? नहीं, कब कहा मैंने? इतने दर्शकों हैं, मैंने कहा कि राम के नाम पे मेरा ऐतराज है? कभी नहीं होता है। क्यों ऐतराज होगा? नहीं है। मैं भी तो हनुमान जी का मंदिर दर्शन करते हैं दिल्ली में। राम आराध्य हैं, राम भगवान हैं, राम के लिए हम सबके मन में आस्था है। राम राजनीति का मुद्दा न बने, ये हम सब लोगों की चेष्टा होनी चाहिए। मगर अगर आपके पास जब मुद्दे नहीं होते हैं, जब जवाब तलब करने के लिए नहीं होता है, तब आप धर्म की राजनीति करने उतर जाते हैं। जब आप असल मुद्दों से दूर रहते हैं, तब आप लोग भगवान के ऊपर आ जाते हैं। जय श्री राम का नारा सुनते ही ममता का पारा कैसे चढ़ता है, ये तो हाल ही में पूरे देश ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में देखा, जब पीएम मोदी वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पहुंचे थे। आज टीएमसी सांसद सौगत राय ने कह दिया कि जय श्री राम को हम रामायण का किरदार मानते हैं, और ये भी कह दिया कि गलत जगह में गलत नारा कानों को चुभता है। ये बंगालियों का स्लोगन नहीं है। बंगाली जब धर्मीय स्लोगन देते हैं, वो बोलता है जय मां काली,
जय माँ दुर्गा जय भी। माँ दुर्गा। जय माँ हम दुर्गा जय भी। श्री राम नहीं बोलते हैं। बंगाल में राम को, श्री रामचंद्र को भगवान से ज्यादा रामायण का नायक के रूप में देखा जाता है। आपको ये परसेप्शन में फर्क है। उत्तर प्रदेश में लोग श्री राम को जैसे देखते हैं, बंगाल में इसे नहीं देखते हैं। आप ये तो भूल गए कि अचानक कोई श्री राम जाके ने ही- अचानक कोई जाके जय श्री राम चिल्ला देगा तो हमारा कान में लगता है। बंगाल में चुनाव आते ही जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसे लेकर आज बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा और ममता बनर्जी की पार्टी को पत्थरबाजों की पार्टी बता दिया। ममता बनर्जी कम है, टीएमसी पत्थरबाजों की पार्टी ज्यादा है। पत्थर मार देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की कार पे, पत्थर मार देते दिलीप घोष जी की कार पे, और वादा करके जाते हैं हम लोग यहां से उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके पुल बनाएंगे और जनता के दिल में जगह बनाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। हम पत्थरों की, रक्त रंजित राजनीति की, हर उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या होना चाहिए इस चुनाव का? डेवलपमेंट होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए रोजगार कैसे बनेगा, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा कैसे बढ़ेगी, मुद्दा होना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बढ़ेंगी। आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, आज देश 100 रुपए पर पेट्रोल से परेशान है, आज देश 175 रुपए रसोई गैस बढ़ जाती है 2 महीने में, उससे परेशान है। आज देश परेशान है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। मुद्दे की बात नहीं होगी, बात किसानों की नहीं होगी, हर उस मुद्दे की बात होगी जो मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो मुद्दे से ध्यान बटाएगा। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच 36 का आंकड़ा सबने देखा है। आज एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल के हालात को इमरजेंसी से भी बदतर बता दिया। राज्यपाल इज इजी पंचिंग बैग, बहुत आसान है कुछ भी कहना। जो कुछ मैं सरकार को लिखता हूं, जो कुछ मैं ट्वीट करता हूं, वो सब रिकॉर्ड पर है। क्या मैं बीजेपी का एजेंट हूं? जब विधानसभा गया तो दरवाजा बंद मिला। क्या मैं बीजेपी का एजेंट हूं? जब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया तो वाइस चांसलर का कमरा बंद मिला। जब राजभवन में वाइस चांसलर को बुलाता हूं, सरकार उनको रोक देती है। सुमित जी, हालात इमरजेंसी से भी भयानक हैं कई मामलों में। इस तरीके से देखिए आप। राज्यपाल के मन में डर हो गया है। डर तो राज्यपाल जी के मन में है, क्योंकि अभी हैट्रिक करने वाली है हमारे पार्टी यहाँ, और डबल सेंचुरी भी होगा इस बार भी, जैसे कि पिछले बार हुआ था। वो पिछले साल उनको यहाँ भेजा गया था। पहले जो आए थे वो सज्जन थे, तो सज्जन से तो ये सब काम नहीं होता है जो काम अभी ये कर रहे हैं। जितना बुरा शब्द इनके मुंह से निकलते हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कहीं भी कोई राज्यपाल इस ढंग से ऐसी बातें कहते हैं, कभी भी नहीं। देश में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। आज एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस ने इसे लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। किसानों की बात बहुत दम्भ भर के होती है, टीवी पर भी होती है, यहाँ पर भी हो रही है। अच्छी बात है किसानों के बारे में बात हो। आप किसानों के हितैषी हैं। 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आपने भाजपा के किसी भी व्यक्ति से, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द लोएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल, आपने एक बार भी एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना का शब्द सुना? नहीं। आप किसानों से बात करने में क्यों कतराते हैं? 11 बार के बाद आप कहते हैं कोर्ट चले जाओ। अरे निर्वाचित सरकार आप हैं, प्रचंड बहुमत आपको है, आपको समाधान ढूंढना है। तीसरी बात, आप किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आप बजट में मनरेगा का बजट काटते हैं, आप किसान सम्मान निधि का बजट काटते हैं, 75,000 करोड़ से 65,000 करोड़ कर देते हैं। आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का बजट काटते हैं और आप अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं। इन्होंने एक बिंदु किसान का उठाया, तो उस पर मैं उत्तर दे दूं। सबसे ज्यादा किसानों की जमीन जो है किसने हड़पी? रॉबर्ट वाड्रा ने हड़पी है। मैं आपको बता रहा हूं, मानेसर में भी और राजस्थान में भी। और न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि आप जो है जांच करिए सीबीआई की। 1,80,000 किसानों की आत्महत्या हुई, 10 साल की इनकी सरकार थी। और ये बात सच है कि जो 8 साल से एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना नहीं किया जा रहा था, वो हमने लागू किया। और ये भी बात सच है कि इन्हीं के मैनिफेस्टो चैप्टर 7.11 उसमें लिखा है एपीएमसी एक्ट को रिपील कर देंगे। आज बदलाव ला रहे हैं, ऐतिहासिक बदलाव है। देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, इनको दर्द हो रही है।
ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही ये है कि वो बिचौलियों के साथ खड़ी रहेगी, कमीशन खोर पार्टी है। बात किसानों से शुरू हुई तो बीजेपी ने किसान सम्मान निधि को लेकर ममता सरकार पर भी सवाल उठा दिए कि दीदी ने सियासी अदावत के चलते किसानों का हक क्यों छीना, केंद्र सरकार की योजना का फायदा किसानों तक क्यों नहीं पहुंचने दिया। किसान सम्मान निधि 78 लाख किसानों को यहाँ पे नहीं मिलती, और हमारा मैनिफेस्टो भी ये हमारा वादा है कि जब मैनिफेस्टो आएगा, और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो पीछे की किसान सम्मान निधि है वो भी देंगे। तीसरी बात, एक गरीब को इलाज मिल जाए मुफ्त में, हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का कवरेज हो, जो आयुष्मान योजना करती है। क्यों नहीं ममता बनर्जी ने उसे लागू किया था पश्चिम बंगाल में? हम कहते रह गए। तो विकास की धारा तो बहेगी, और जैसा श्री अमित शाह जी ने कहा भी था बंगाल की धरती पे आके कि ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का विकास और ममता बनर्जी की जो विनाश की राजनीति है उसके बीच। दीदी ने आज हमारे आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है बीजेपी के हमारे देश के तोमर साहब ने, उन्होंने एक पत्र लिखा था कि साहब आपके यहां से सब कुछ काम हो गया है, अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जब हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा हम इन खातों में रुपए दे देंगे। तो ये आपको दे दें, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम लोगों ने लिस्ट बना के अपने हिसाब से ऑलरेडी दे दिए। वेरिफिकेशन का काम अब केंद्र सरकार अपने लेवल पे कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभार विरोधाभास में बात करते, ये शायद बट उनके प्रवक्ता लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती। बीजेपी हर मन से बंगाल में 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है, साथ ही सोनार बांग्ला बनाने का वादा भी कर रही है। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कुछ उसी सुर में अपनी बात कही तो टीएमसी ने उन पर पलटवार किया। पश्चिम बंगाल का कोई मुकाबला नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग मेहनतकश हैं, एंड गॉड हैज गिफ्टेड अस विद एवरीथिंग that can make us a great state. I am sure that will happen for sure. सोनार बंगला निश्चित रूप से होकर रहेगा। अब गोल्डन बंगाल बोल रहे हैं, सोनार बंगला बनाएंगे। अरे पहले तो सोनार उत्तर प्रदेश बनाओ, पहले सोनार मध्य प्रदेश बनाओ, वो दिखाओ पहले बना के, फिर हमारे यहाँ आने के। हमारे यहाँ आदमी बहुत शांति में है, शांति से शांति में रहने दो। अमित शाह सोनार बांग्ला का एक बार फिर से नारा बुलंद किया, लेकिन उसी 24 परगना में मौजूद थी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी भी। अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का मिशन परिवर्तन। बंगाल में अमित शाह ने फिर दिया सोनार बांग्ला का नारा। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के 5वें दौर को हरी झंडी दिखाई। दक्षिण 24 परगना से 5वें दौर की परिवर्तन यात्रा शुरू करते हुए अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला और बंगाल में कमल खिलने की भविष्यवाणी भी की। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। सियासी हिंसा पर चोट करते हुए अमित शाह ने बीजेपी के सोनार बांग्ला नारे को भी दोहराया और ममता राज में भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी की बढ़ती ताकत से डरी हुई हैं, इसीलिए वो अब अपना एजेंडा बदलने में लग गई हैं। रैली में उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा भी एक बार फिर उठाया। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के।
कि बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी, बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। अमित शाह ने जय श्री राम के नारे का मुद्दा भी छेड़ा और रैली में जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पहले वो दक्षिण 24 परगना के नारायणपुरा में बांग्लादेश से आए एक शरणार्थी परिवार के घर पहुंचे और वहां भोजन किया, जहां बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी उनके साथ थे। सबसे दिलचस्प ये रहा कि अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों ही चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में आज दक्षिण 24 परगना में थे। ममता ने यहाँ एक कार्यक्रम में अमित शाह को चुनौती दी। दरअसल अपने पिछले दौरे में अमित शाह ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर आरोप लगाया था। ममता ने आज उसका जवाब दिया। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। और खाली दीदी और भातीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड भी आगे भातीजा के लोड। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। फरवरी के महीने में अमित शाह का ये दूसरा बंगाल दौरा है। को महाराष्ट्र का रुख करवाती हूँ क्योंकि वहां से ऐसी विचित्र, ऐसी हैरान कर देने वाली, थोड़ा सा गुस्सा लाने वाली खबर आ रही है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध और असहमति रखना अच्छी बात है, लेकिन उस असहमति के लिए धमकाना, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में एक ट्रेंड, एक फैशन बन गया, और वो भी सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी देते हैं कि उनको यहां इस जमीन पर किसी भी तरह की शूटिंग की वो परमिशन नहीं देंगे। और परमिशन ना देने की वजह, क्योंकि उन्होंने तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर कोई ट्वीट नहीं किया। तेल के ताव पर सियासत में तनाव। निशाने पर आए अक्षय और अमिताभ। हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को खुलेआम धमकी दे रहे ये हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, जो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर इसीलिए भड़के हैं क्योंकि वो तेल के बढ़े हुए दाम के खिलाफ ट्वीट नहीं कर रहे हैं। उनकी दलील है कि ये स्टार यूपीए सरकार के दौरान तेल के दाम बढ़ने पर ट्विटर के जरिए खूब विरोध करते थे, लेकिन अब तेल के सेंचुरी पार करने पर भी इन्होंने चुप्पी साध ली है। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?
नाना के गुस्से की वजह तेल के दाम पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की चुप्पी है। इसी बात पर वो इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने कैमरे के सामने दोनों एक्टर्स को धमकी देने से भी परहेज नहीं किया। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। नाना पटोले की ये धमकी बीजेपी को जरा भी रास नहीं आई। उसके नेता फौरन मैदान में उतरे और उन्होंने अमिताभ और अक्षय की ओर से मोर्चा संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे नाना पटोले का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। हालांकि नाना पटोले ने तेल के दाम पर अमिताभ और अक्षय की चुप्पी के खिलाफ ट्विटर पर पहले ही मोर्चा खोल दिया था। इस बयान से एक दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर ऐसा ही सवाल उठाया था। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर किसी तरह की धमकी नहीं दी थी। यूपीए सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ ही और भी हस्तियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ट्वीट करके नाराजगी व्यक्त की थी। अब जब पेट्रोल 100 रुपए पार पहुंच गया है तो क्या मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है? मुद्दा तेल से जुड़ा है और नाना पटोले ने फिल्मी सितारों को हथियार बनाकर सरकार पर वार करना शुरू किया है। इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और पूरी ताकत से वो पलटवार भी कर रही है। अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं। क्या अपराध है अमिताभ बच्चन जी का? देश हित में उन्होंने ट्वीट किया, क्या यह अपराध हो सकता है? अब इन्होंने सीमाओं की हद पार कर दी। ये उन कलाकारों को रोकेंगे जो कलाकार मां भारती के साथ खड़े हैं। ये सच है कि 2012 में तेल के दाम बढ़ने पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार समेत कई अभिनेताओं ने ट्वीट कर विरोध जताया था। उनके इन ट्वीट्स को निकालकर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक भी बनाया जा रहा है। अब नाना पटोले ने सोशल मीडिया के उस मुद्दे को सियासी गलियारे में पहुंचा दिया है और तेल की आग में फिल्मी तड़का भी लगा दिया है। घिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी सरकार ही खोटी। उन्नाव कांड का सच क्या है? उन्नाव की 2 बेटियों को किसने मारा? उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अब पुलिस वारदात की जगह का कोना कोना तलाश रही है जिससे कोई सबूत तो मिले। मंगलवार को उन्नाव के बाबूराहा गांव के खेतों में 3 लड़कियां मिली थी, जिसमें से 2 नाबालिग लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक की हालत नाजुक है जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है। लड़कियों को सबसे पहले उनके पिता ने देखा था। पिता ने बताया कि जब वो मिली तो उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। एक लड़की की मेरी ऐसा था एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि हत्या ऑनर किलिंग से जुड़ी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उधर इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को नजरबंद करने का आरोप लगाया है, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अभिशाप बन चुकी है, एक अभिशाप बन चुकी है पूरी बेटियों के लिए। लगातार इस तरह की घटनाएं, अपराधियों में डर खत्म हो चुका है। ये घटना एक ताजा उदाहरण वापस हम सबके सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए। आदित्यनाथ के राज में कोई भी जुर्म हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी गुंडागर्दी हो, उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आ जाती है।
एक नई कहानी गढ़ने लगती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।